अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे मैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, बात करेंगे आज अदालत उज़्मा की, जहां आईनी बेंच को लेकर आज एक नई बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के एक तंजिया सवाल ने सबको मुतवज्जे कर लिया। केस था टैक्स से मुतालिक, जिस पर जस्टिस आयशा ने रिमार्क्स दिए कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा। तमाम जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब तक कोई आईनी बेंच बनता नहीं है तो क्या हम गैर आईनी हैं? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? हमें रोकने वाला कौन है? अब नाज़रीन, सभी जानते हैं कि आईनी बेंच जो है उसकी तश्कील तो हो चुकी है, लेकिन वो फ़ाल नहीं हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले हम तक ये खबर भी पहुंची है कि जो आईनी बेंच को फ़ाल करने का मामला है, इस पर सरबराह आईनी बेंच के रजिस्ट्रार और इंतज़ामी अफसरान से मीटिंग हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में ये मीटिंग हुई है। इसके मिनट्स जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। उस पर हम यकीनन बहस कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। काशिफ रफ़ीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद स्टूडियो से। हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ मोहम्मद नौशाद अली साहब को आप देख सकेंगे, सुन भी सकेंगे, आज सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। और वीडियो लिंक ही से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनका तज्ज़िया भी जानेंगे। लेकिन पहले मैं चाहूँगी काशिफ साहब आपकी जानिब आऊँ, क्योंकि ये जो खबर है ये आप ही के तवस्सुत से मेरे तक पहुंची है। जो आईनी बेंच को फाल बनाने वाला मामला है, इसके तो अब मिनट्स भी हमारे सामने आ गए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, असल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसकी हैयत में, उसकी वर्किंग फंक्शन में जो है ना वो प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है कि जो भी केस जाता है उसके ऊपर ये बात आ जाती है कि शायद ये आईनी मामला है और इसको आईनी बेंच देखेगा। अगर आईनी बेंच देखेगा तो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या करेंगे? इससे बहरहाल ये भी एक इम्कान पैदा होना शुरू हो गया है कि जो रूटीन का एक प्रोसेस था इंसाफ का या डिस्पोजल हो रही थी केसेस की, शायद वो डिले हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आईनी बेंच को फाल करने के हवाले से आज एक मीटिंग हुई है सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, और बाकायदा उसमें TOR तय कर लिए गए हैं। और TOR जो तय किए गए हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2024 जिसके तहत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो फंक्शन कर रहे हैं केसेस को फिक्स करने का, वही मेथड अडॉप्ट करने का फैसला किया गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो आईनी बेंच के सरबराह हैं वो अपने 2 सीनियर जजेस साहबान के साथ मिलकर जो है वो केसेस की फिक्सेशन करेंगे। और जो इंतजामी ऑफिसरान हैं उनको कह दिया गया है कि वो जितने आईनी केसेस हैं उनकी एक डिटेल डेवलप कर लें, उनकी एक प्रायोरिटी बना लें, और उसके बाद जब वो उस 3 रुकनी बेंच के सामने आएगा तो वो तय करेंगे कि किस तरीके से केसेस को आगे प्रोसीड करना है और कैसे आगे लेके चलना है। ताहम वो जो 3 जस्टिस साहबान हैं जिन्होंने ये बैठ के तय करना है कि कौन सा केस कैसे लगेगा, कैसे उसकी वर्किंग और फंक्शन शुरू होगा, उनमें से एक जज साहब शायद मुल्क से बाहर है, वो आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आईनी जो बेंच है वो बाकायदा हमें फंक्शन होता हुआ नजर आएगा और काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बाकायदा फंक्शनल हो जाएगा, फाल हो जाएगा। मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी शहजाद अनवर फारूकी साहब के, आपको लगता है कि जो आईनी बेंच है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये इंसाफ की राह में हायल हो सकता है, ख़ासतौर पर जो आम केसेस हैं जिनका आईनी बेंच से कोई ताल्लुक नहीं है वो भी कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहे होंगे। ख़ासतौर पर ये सवाल आज बहुत ज़्यादा सुनने में आया है जब जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से इस तरह का जो बयान है, इस तरह की जो बात है वो की गई आज सुप्रीम कोर्ट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। अच्छा, आपने अब सुना है, लेकिन ये आईनी और गैर आईनी की बहस जो है वो पिछले कुछ अरसे से जारी है और लोगों के ज़हन पर इसका खासा असर भी हुआ है। मैं लास्ट जो अभी गुजरा है वीकेंड, इस पे नाश्ता करने गया था, वहाँ पे जो फूड स्ट्रीट है हमारी, तो वो वेटर जो है वो साथ कान में वो सुन रहा था कुछ और साथ वो ऑर्डर ले रहा था। तो उसने मुझसे पूछा कि जी आप नान कौन से लेंगे, आईनी लेंगे या सादे वाले लेंगे? तो मैंने उससे दोबारा पूछा तो मुझे वो समझ आई कि अब आपने कह रहा था तीनों वाले लूंगा, आपने आईनी और गैर आईनी को खत्म कर देना था वहां पे। अब देखिए सुनिए ना, अब गुजारिश ये है काशिफ साहब साथ नहीं थे ना, वरना आपको बराह रास्त मशवरा मिलता है। उसके ज़हन में कहीं था कि जो बेंच हैं वो 2 किस्म के हैं, एक रोगनी है और एक सादा वाले हैं। तो ये सवाल तो बड़ा जेन्युइन है कि अगर आईनी बेंच जो है वो अभी तक अगर वकूफ़ पज़ीर नहीं हुआ तो ऐसी सूरत में बाकी जो बेंच हैं क्या वो गैर आईनी बेंच हैं? और यही सवाल था जो अल्फाज दिगर वो दोहराया या उठाया जस्टिस मंसूर अली शाह ने। देखिए ये मसला आपको तकरीबन हर दूसरे केस में, और मैं इस पे काशिफ से मदद चाहूंगा, क्योंकि हर वो केस जिसमें कहीं ना कहीं कोई आइन की इंटरप्रिटेशन है, किसी आइन के आर्टिकल का जिक्र है जिसकी वजाहत जरूरी है। अब जैसे कि बज़ाहिर बड़ा एक आसान सा टैक्स मैटर था जो आज वो सुन रहा था 3 रुकनी बेंच जिसकी हम बात कर रहे हैं,
उसमें ये सवाल आया कि जी इसमें चूंकि अच्छा, और ये देखिए वकील के पास तो यही है ना, अब जिन्होंने टैक्स जमा करवाना है, जिन्होंने सरकारी खजाने में पैसे जमा कराने हैं, उनको तो उस वक्त तक फायदा है जब तक वो ये टैक्स या पैसे जमा नहीं करवाते। सही। अब वो पैसे जमा कराने से बचने के लिए तो बड़ा आसान सा है जी कि इसमें वो जो फलाना आर्टिकल है आइन का, उसकी वजाहत बहुत जरूरी है। तो जब तक वो वजाहत नहीं होती तो ये मामला सेटल नहीं हो सकता। हमारा ये आईनी हक है, और आईनी हक को आपने डिटरमाइन करना है कहाँ पे वो जाके करना है, आईनी बेंच में। तो इस तरह से मुझे लगता ये है कि वो तमाम वकला जिनके हवाले से हम अक्सर मोतरज भी रहते हैं कि वो लंबा करते हैं, केस को खींचते हैं, खराब करते हैं साइलिन को, जिसकी वजह से बहुत लंबे अरसे तक केसेस चलते हैं। उनके पास ये बड़ा एक आसान हल आ गया है कि जिसने लंबा खींचना है, अगर कोई बेल मैटर है जिसमें उसको फिलहाल बेल मिली हुई है, कंफर्मेशन का मसला है, कोई रिलीफ आर्जी उसको मिला हुआ है और वो चाहता है कि इसको लंबा खींचे, तो वो अपनी दरखास्त की ड्राफ्टिंग में कोई एक आर्टिकल डाल देगा कि जी आइन के आर्टिकल फलां के तहत मेरा ये बेसिक राइट है और इसकी इस तशरीह जरूरी है। उसके पेश नजर ही इस केस का असल फैसला हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे केस जो हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, जैसे ये केस भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उन्होंने मुलतवी कर दिया। तो ये मुझे लगता है ये कि इसको वकला खेलेंगे एक दूसरे अंदाज से। और ठीक है नसीम साहब, आप भी यही समझते हैं कि केसेस जो है वो मजीद इल्तवा का शिकार हो रहे होंगे, अमल जो है वो मजीद पेचीदा हो जाएगा इंसाफ की फराहमी का सहल होने के बजाय? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, वो एक पंजाबी का मुहावरा है, वो कहते हैं कि हमसाये दी कंध में ढा देनी है, यानी कि हमसाये की दीवार गिरा देनी, बेशक में खुद उसके नीचे आ जाऊं। तो यहाँ पे भी यही मामला हुआ है कि सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए ये सारा मामला किया गया है, और अब उनको खुद समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। हाँ। आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट बना दी, यानी कि चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो है वो मामलात को निपटा रहे थे या केसेस लगा रहे थे। वहीं पे आपने उनके बराबरी पे एक आईनी जज मुकर्रर करके, सरबराह मुकर्रर करके डिवाइड कर दिया है। तो जो हमेशा से एक फार्मूला रहा है कि डिवाइड एंड रूल, अब यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने मसाइल के अंदर खुद फंस गई है कि कौन सा आईनी है, कौन सा गैर आईनी है। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे काबिल और सीनियर जज जो है उनको ये कहना पड़ गया कि भाई ये क्या, जब तक हम बैठे ये मामला गैर आईनी है। तो अभी जिस तरह शहजाद ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जिस मामले को आपने लटकाना है या जिस मामले को आपने जस्टिस अमीरुद्दीन की अदालत में लगवाना है, वहां पे आप आइन की एक शिक डाल देंगे। भाई आइन है क्या? आइन और कानून है ना। जब भी कानूनी कोई बात आएगी तो उसमें आइन की रेफरेंस दिया जाएगा, कानून का रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये तो इतनी बड़ा ब्लंडर किया है मौजूदा हुकूमत ने कि ये इनसे एक वक्त आएगा, इनसे खुद भी संभाला नहीं जाएगा, यानी कि उस कंध दे थले आप ही टह जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने ढाके रख दिया। तो ये बड़े आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़े मसाइल पैदा होंगे और इनको ये एक वक्त आएगा कि ये चीज रिवर्स करनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट को अपनी नॉर्मल हालत में, जो पहले वाली उसकी हालत है, उसमें बहाल करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह तो साइलिन के लिए भी मसाइल है, वकला के लिए भी मसाइल है, और जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं उनके लिए भी मसाइल है कि वहाँ पे किस किस्म के केस जाएंगे। नौशाद साहब, ये तो आप एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो इतना कुछ झेल के, इतना कुछ फेस करने के बाद सिद्दीकी साहब हुकूमत ने इतनी सारी चीज़ें की हैं, तो ये रिवर्स हो रही होंगी। नौशाद साहब, आप भी ये समझते हैं, नसीम सिद्दीकी की बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि आने वाले कुछ अरसे में हम देखेंगे कि ये सारा मामला जब नहीं संभल रहा होगा, इन्हीं बेंच में जाने हैं केसेस, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने हैं क्या होना है क्या नहीं, तो रिवर्स हो रही होंगी सारी चीज़ें जो इतनी मुशक्कत से करवाई गई हैं पाकिस्तान के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ख्वाहिश को खबर नहीं बनाना चाहिए। ख्वाहिश तो किसी की कोई भी हो सकती है। मुझे अंदाजा है कि ख्वाहिशात जो हैं वो कैसी और किस हद तक होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो है वो ये है कि इस वक्त एक आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ तब्दीलियां कर दी गई हैं। ठीक। और 86 से 88 ममालिक ऐसे हैं जहां पर ये तब्दीलियां जो हैं वो सक्सेसफुली रन कर रही हैं। सही। तो कोई अगर ये समझता है या चाहता है, ख्वाहिश तो कुछ किसी की भी हो सकती है। वहाँ पाकिस्तान जैसे हालात नहीं होते ना सर, जो कुछ भी हो वहां पे ये जरूरी नहीं है। ये जो आप मुझे मिसाल देने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान जैसे नहीं होते, तो हो सकता है भारत जैसे ना होते हो, अमेरिका जैसे ना होते हो, इंग्लैंड जैसे ना होते हो। ये सारी बातें जो हैं ये की जा सकती हैं, लेकिन अमली तौर पर जो बात हमारे सामने है वो ये है कि आईनी बेंच बन चुका है
आईनी बेंच बना दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में एक तरीकाकार इख्तियार कर लिया गया है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद हैं उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ दूसरे जजेस यकीनन नहीं करेंगे। अगर किसी को कोई ये समझता है कि वो उससे एग्री नहीं करता, इत्तेफाक नहीं करता, तो वो उससे एग्री नहीं करेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो रिजाइन करे और वो इस सेटअप को जो है वो नहीं समझता मुनासिब, तो वो छोड़ के चला जाए। अब मामला ये है कि ये जो बातें करना, यही तो असल में मसला है। ये जो खबर बनाना और खबर की नसीम साहब क्या फरमा रहे हैं आप? नसीम साहब कुछ कह रहे हैं। नौशाद साहब एक सेकंड रुकिएगा। जी नसीम साहब। जी, मैंने कहा ये ख्वाहिशों पे बात करते हुए अपनी ख्वाहिश सामने लेके आ गए और अपनी ख्वाहिश को खबर बनाने के चक्कर में है, ऐसे तो ना करें। जी काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम स्पीकर, मैंने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। एक बात आसमा साहिबा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अब मैं जब दूसरे लोग बोल रहे हैं तो मैं उनको चुप करके सुनता हूं। काइंडली मेरी बात सुन लीजिए, फिर जिसका जो दिल चाहे वो जरूर कमेंट करे। मैंने सारों की बात सुनी है, मैंने किसी को टोका नहीं है, लेकिन मेरी बात करते हुए आप बीच में नसीम साहब को भी इजाजत दे रही है, काशिफ साहब को भी इजाजत दे रही है, या मैं चुप कर जाता हूँ बाकी लोग बोल रहे हैं? नहीं देखिए, वो उसी पॉइंट पे बात करना चाह रहे थे जिस पर आप मैं थे। भी किसी पॉइंट पे भी बात कर सकता हूँ। आप देखिए, नहीं देखिए, आपने कहा ना कि वो ख्वाहिश को खबर बना देते हैं, तो उन्होंने भी आप पे इतराज उठा दिया कि आप भी ऐसे कुछ कर रहे हैं। काशिफ साहब, नौशाद साहब बोलिए, प्लीज बोलिए। नहीं, बात तो करने देना मुझे। कीजिए। जो भी जिसका पॉइंट है वो ले लीजिएगा। मैंने भी तमाम लोगों की बात सुनी है ना। मैं ये कह रहा था कि प्रैक्टिकली जो चीज हमारे सामने है वो ये है कि इस वक्त आइन में एक तरमीम करके एक सेटअप बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है नए, उन्होंने कबूल कर लिया है। उन्होंने उसके तहत आईनी बेंच बना दिया है। हाँ, वर्किंग में कुछ अरसे तक या कुछ टाइम तक प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन उसको सेटल डाउन कर दिया जाएगा। हर नई चीज को अडॉप्ट करने में या टाइम ऑप्ट लगता करने है, में कुछ वक्त जरूर लगता है। एक बात जरूर है, मैं ये समझता हूं कि ऐसे तमाम केसेस जिसमें ये इब्हाम या जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें वो आईनी बेंच को जाना है या दूसरों ने सुनना है, उसको कुछ देर के लिए अभी मुलतवी कर दिया जाना चाहिए जब तक ये मामला तय नहीं हो जाते। बाकी जो केसेस हैं, ताकि बाकी जो मामलात हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं या सिविल केसेस हैं, उनके मामलात जिसमें आईनी तशरीह नहीं चाहिए, उनके केसेस के अंदर कोई फर्क ना आए, वो सुनवाई होती रहे, वो समातें होती रहें। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अब मैं चाहूंगी काशिफ साहब, नसीम साहब पहले कुछ जो कहना चाह रहे थे वो कह लें, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। काशिफ साहब। जी सिद्दीकी साहब। नहीं, बिल्कुल देखिए, बात नौशाद साहब ने ठीक की है कि एक आईनी तरमीम आ गई है। जिस तरह मिसालें दूसरे मुल्कों की भी दी गई, भाई आईनी तरमीम आ गई है। हमने इस मुल्क में आइन बनते हुए देखा है, जिस तरह भुट्टो साहब ने बनाया था, और जो अभी आईनी तरमीम आई है, जिस तरह आई है, लोगों को अगवा करके आईनी तरमीम लाई गई है, जिस तरह किसी को पता भी नहीं कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, लोगों ने वोट दिया और उसके बाद आईनी तरमीम आ गई, तो उसका जो नतीजा निकलेगा वो सबके सामने आ जाएगा। नौशाद साहब भी यहाँ मौजूद है, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, देख लेंगे कि आने वाले नतीजा क्या हो सकता है। काशिफ साहब से पूछ लेते हैं। काशिफ साहब, आपको लगता है कि आईनी अदालत और आईनी बेंच में और सुप्रीम कोर्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है? अच्छा, वैसे ना मैं सिद्दीकी साहब, चूंकि आप आजकल अमेरिका में हैं और खुश हैं कि माशाल्लाह ट्रंप साहब जीत गए और हर चीज़, इसलिए शायद सर आईनी तरमीम का नतीजा निकल चुका है। और आईनी तरमीम का पहला नतीजा ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब आईनी तरमीम के बाद ही चीफ जस्टिस बने हैं हजूर। तो नतीजा तो निकल आया, अब आपने उसमें से क्या नतीजा निकालना है, ये एक सोचने की बात है। भाई मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो खुद आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस बने हैं, नहीं तो ये तो जोसा जूनियर थे। अगर आईनी तरमीम को ना तस्लीम किया जाता, ना उसका नतीजा अखज़ होता, तो फिर चीफ जस्टिस साहब कुछ और होते, कोई और होते। दूसरी बात ये है कि ठीक है, हर किसी की ख्वाहिश है, किसी की ख्वाहिश कुछ होगी, किसी की कुछ होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक सिस्टम है, सिस्टम में अगर आपको उस सिस्टम पे एतराज़ है, आप मोतरज़ हैं, तो आपने एक डिग्निफाई रास्ता लेना होता है। आप सिस्टम से इख्तलाफ करके निकल जाते हैं। जब माजी बैद में जब आइन टूटे, जब इमरजेंसीज लगी, तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिग्निफाई जजेस थे, ये भी डिग्निफाई जजेस है सारे माशाल्लाह, उन्होंने नहीं मानी बात, पीसीओ की तरह हलफ नहीं उठाया, वो साइड पे हो गए और आज भी वो साइड पे अपनी एक स्टैंड के ऊपर खड़े हैं। सो आपको लाइन लेनी पड़ती है ना कि या आप सिस्टम के बेनिफिशियरी होंगे या आप सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि आप बीच में भी रहें और फिर कहीं सिस्टम के ऊपर भी तनकीद करें। इस तरीके से सिस्टम चला नहीं करते। सो मेरा पॉइंट ये है कि आईनी तरमीम हजूर आ चुकी, आईनी तरमीम एक ही सूरत में खत्म होगी। आईनी तरमीम में एक ही सूरत में जो कंफ्यूजन है वो आगे पीछे हो सकती है, और वो रास्ता है पार्लिमान का। आप नंबर ले आइए, आईनी तरमीम करवाइए और उसमें 26वीं आईनी तरमीम को सबको फारग कर दीजिए। जैसे 18वीं आईनी तरमीम के बहुत सारे जो कानूनी नुकात थे 19वीं तरमीम में एड्रेस कर लिया गया था। सही है। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद साहब क्या ऐड करना चाह रहे हैं?
अच्छा, मैं 2-3 चीज़ें गुज़ारिश करना चाहूँगा। प्लीज। काशिफ़ साहब, आपने कहा कि वो लोग जिन्होंने पीसीओ नहीं दिया और वो डिग्निफाई लोग थे और वो मैंने रिज़ाइन ये भी कर कहा, ये जाते भी हैं, डिग्निफाई है जिसका सर। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये भी डिग्निफाई है। इसका मतलब ये है कि अब की बार जिन्होंने सिविलियन या पार्लिमानी पीसीओ के तहत हलफ उठाया, वो डिग्निफाई नहीं है। और जो अब मेरी और आपकी गुफ्तगू के नतीजे में रिजाइन करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चले जाएंगे, तो वो ज्यादा डिग्निफाई हो जाएंगे या ग्लोरीफाई हो जाएंगे। देखिए, गुफ्तगू को मैं बड़ी माजरत के साथ गुजारिश करूंगा कि कोई भी आईनी तरमीम जो है, मेरी दानिस्त में मैं गलत हो सकता हूँ, कि कोई भी आईनी तरमीम कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू से बालातर नहीं है। यहाँ पर एक कसौटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो ये करार देती है कि ये आइन के मुताबिक है या नहीं है। और ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर के। ठीक है शहजाद साहब। मुझे आर्गूमेंट कंप्लीट कर लेने दीजिए। बाज़ इंसानी हकूक इतने बुनियादी होते हैं तो उनको आप किसी भी कानून के तहत, किसी भी पार्लियामेंट के तहत आप उनको खत्म नहीं कर सकते। अब ये जो बेसिक इसका क्राइटेरिया है, इस पर परखे बगैर, लेकिन मेरे नजर में $1 मिलियन सवाल ये है कि वो चीफ जस्टिस जो कि इस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस बना, और वो आईनी बेंच जो इस 26वीं तरमीम के नतीजे में बना, क्या वो लोग अपनी इस आईनी तरमीम का खुद रिव्यू कर सकते हैं, जो कि खुद बेनिफिशियरी हैं? और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल है वो किस तरह से तय होगा? मेरी नजर में ये ज्यादा अहम मामला है जिसको देखा जाना चाहिए। वो पार्लियामेंट के पास जब जाएगी, जब फिर कभी इस तरह की जी काशिफ साहब, अक्सरियत किसी के पास आएगी। शहजाद साहब टाइम कम है, काशिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ना, प्लीज। सर, एक तो मैंने ये नहीं कहा बसद इस्तराम कि किसने हलफ उठाया, कैसे उठाया। जिन्होंने भी उठाया आइन और कानून के मुताबिक उठाया, जो काम हुआ आइन और कानून के मुताबिक हुआ, तस्लीम किया गया। नंबर 1। नंबर 2, जो बात आपने की कि आईनी तरमीम को ये रिव्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसी के लिए तो सर 33 जजेस की तादाद कर दी गई है ना, कि अब जजेस ज्यादा आ जाएंगे, नए जजेस आएंगे, नया विजन होगा, नया ब्लड होगा, कर ले रिव्यू, कोई इशू नहीं है। सारे मुल्क की बात जो नाइंसाफी है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, बाकी पूरे मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। जिस और जगह पे हो रही है उसमें बात कर लेंगे। आप इंसाफ ना इंसाफी की आप लोग बात कर रहे हैं, तो एक और केस जिसमें पीटीआई को लगता है कि बहुत जल्द उनके साथ इंसाफ होना चाहिए है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ताख़ीर हो चुकी है, लेकिन अब क्वेश्चनर जो है वो उनको दे दिया गया। अब लेट्स सी उसके जवाब कब आते हैं। मैं नौशाद साहब बात कर रही हूँ 190 मिलियन पाउंड केस की। कुछ आप हमें समझा सकते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, इतना डिले क्यों हुआ है? क्योंकि ये डिले जो है, इसकी शिकायत जो है बार बार जो है पीटीआई की जानिब से की जाती है, बानी पीटीआई की जानिब से की जाती है, बुशा बीबी साहिबा की जानिब से की जाती है कि उनके शौहर के साथ ज्यादती हो रही है, ये ज्यादती रुकनी चाहिए है, इस केस का फौरी फैसला होना चाहिए। सर देखिए, ये तो जहां तक बात है कि ये इंसाफ जो डिले होता है, इसकी तो किसी सूरत भी जो है वो इसको ना इसकी हामी भरी जा सकती है, ना इसको एंडोर्स किया जा सकता है। केस तो हमारे यहाँ यही तो मुसीबत है, हमारे यहाँ के केस जो है वो बना दिए जाते हैं और उसके बाद जो लोग हैं वो अदालतों के चक्कर काट काट के थक जाते हैं। बानी तहरीक इंसाफ का भी जो मामला है, ये 190 मिलियन पाउंड का केस है। भाई, आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में उसका फैसला हो जाना चाहिए। जो गिवन टाइम है हम तो उसको भी एक्सीड कर जाते हैं। ये अभी 190 मिलियन पाउंड के अंदर किसी को इंसाफ चाहिए, चाहे वो नैब का केस है, चाहे वो कोई दूसरा केस है। सही। अदालतों को स्पीडी जस्टिस के लिए इंश्योर करना चाहिए कि भाई अपने टाइम पे फैसला हो, जिसके भी हक में हो, जो भी अदालत समझती है, ताकि अगला बंदा जो है वो दूसरी जो उसका अगला फोरम है उसको रुजू कर सके, या जो भी उसने करना है। ठीक है, लेकिन नौशाद साहब अभी तक सारी कार्रवाई देखते हुए, नौशाद साहब अभी तक जो भी सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्योंकि आप तो नजर रखते हैं सारे मामले पे, आपको क्या लगता है कि ये फैसला आ सकता है पीटीआई के हक में? क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट दिखाई देती है इस फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ जो है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा कोई डिपेंड करना चाहिए इस मामले पे फॉर द टाइम बिंग। ये जो जिन हालात में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको बहुत ज्यादा उम्मीद लगानी चाहिए। अच्छा। फिलहाल जो केस, जिस सिचुएशन या जिस तरह के हालात हैं इस वक्त, पॉलिटिकल भी और जो ओवरऑल जो एस्टेब्लिशमेंट से मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, चीजें हैं, इन सबको अगर सामने रखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि उनको ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ट्रंप के जो उम्मीद लगा के झंडे लहरा दिए हैं और वो अब उल्टा पड़ रहा है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप केस को मेरिट पे लड़ें, वहां पे जो फैसला हो, जब हो जाए तो फिर शादियाने बजाएं। लेकिन ये भी बड़ा जरूरी है कि उस फैसले को
कबूल किया जाए पहले तो, और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा जाए जो भी मामला होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आप हमारे साथ ही हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, दीगर पैनलिस्ट भी हैं, कुछ और मौज़ूआत भी हैं जिन पर हमें बात करनी है। ब्रेक ले लेते हैं पहले। वेलकम बैक जी नाज़रीन। खेलों, फन या दीगर किसी भी मुकाबले में पाकिस्तानी परचम तो अमेरिका में सरबुलंद होते हुए आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसे खेल में अमेरिकी परचम लहराया जा रहा है जो इस वक्त उरूज पर है, और वो खेल है सियासत का। नाज़रीन, स्वाबी में तहरीक इंसाफ का एक जलसा होता है और इसी जलसे के दौरान अमेरिकी परचम लहराया जाता है, जिसके बाद एक नई तकरार, एक नई बहस जो है वो शुरू हो जाती है। अमेरिकी परचम पर हम देख रहे हैं कि पीटीआई के बैरिस्टर सैफ और अज़मा बुखारी जो हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। शदीद लफ्जी जंग जो है वो छिड़ चुकी है। अब ये सारा मामला है क्या, ये हम कोशिश करते हैं कि हमारे पैनलिस्ट जो हैं ये हम उनसे जान सकें। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूँगी। पहले तो ज़रा मुझे ये समझा दीजिएगा कि ये जो पीटीआई और अमेरिका है, इसका आपसे रिश्ता, आपसे ताल्लुक है क्या, कहानी क्या है, मौजरा क्या है सर असल में? देखिए, जिस तरह मैंने अभी इलेक्शन जो है वो कवर किया अमेरिका में, तो जी पीटीआई के तो जितने भी हमदर्द थे वो यही चाह रहे थे कि ट्रम्प साहब जीत जाए, क्योंकि ट्रम्प साहब को बुखारी से भी ताल्लुकात हैं, इमरान खान साहब से भी है, तो पीटीआई को एक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से उसी को मद्देनजर रखते हुए जो स्वाबी का जलसा है और वहाँ पे अमेरिका का झंडा जो लहराया गया, वैसे मेरे लिए भी हैरत की बात थी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में अमेरिका के झंडे जलते हुए देखे, कभी भी लहराता हुआ नहीं देखा। लेकिन क्योंकि तमाम मामला पाकिस्तान के अमेरिका से ही चलते हैं, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह तरीके अदम एतमाद भी आई और उसके पीछे जो साइफर वाला मामला था वो भी अमेरिका से ही शुरू हुआ था, और लगता है कि बात फिर आके साइफर के ऊपर ही खत्म होगी और कोई ऐसा साइफर आएगा जिसमें कहा जाएगा कि इमरान खान साहब को रिलीफ दे दिया जाए। तो पीटीआई क्योंकि बहुत ज्यादा खुश है ट्रम्प साहब के आने से, और उनके दिल में जो है वो अमेरिका की मोहब्बत बहुत ज्यादा जाग गई है, और वो ये नहीं समझते कि अमेरिका के सदर अमेरिका के मामलात को ज्यादा देखेंगे। पाकिस्तान की कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है अमेरिका के सदर की नजर में या उनके मुल्क की नजर में, जिस तरह वो देखते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो हम लोग लेकिन क्योंकि बहुत खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं और इस तरह झंडे लहराना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से जाती तौर पे तो मुझे ये बात को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी। हमेशा पाकिस्तान का परचम जो है वही बुलंद होना चाहिए, और बिल्कुल सर बुलंद होना चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप मुदाखलत को अगर दावत दे रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी आसमा, ठीक है। नसीम साहब, मैं चाहूँगी कि मैं नौशाद साहब के पास चली जाऊँ। ये जो आपने बात की है कि आपको नहीं लगता है कि कोई इतना गहरा ताल्लुक है, ये जाहिर है कि बड़े दिनों से ये बहस जो है हो रही है, लेकिन नौशाद साहब मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा इस इशू के साथ साथ जो झंडा लहराया गया है कि इसी जलसे के अंदर गंडापुर साहब ने जो बार बार ये कहा है कि नवंबर का महीना जो है ये बड़ा अहम है, बानी पीटीआई की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, आवाम को फैसला करना है कि अब उसने घर पे बैठना है या अपने घर वालों को ये बता के आना है कि अगर हमारी बॉडीज़ वापस ना आई तो गायबाना जनाजे पढ़ लीजिएगा। ये वाकईतन कोई कॉल दी जा सकती है, और फिर क्या डेट्स उसकी हो सकती हैं, क्योंकि नवंबर तो बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। अभी 11 तारीख तो आज हो गई सर। देखिए, ये ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक, जैसे कह रहे हैं ना, एक तरीकाकार है कि जब भी किसी केस का फैसला आना हो, जब उन्हें कहीं से कोई रिलीफ चाहिए हो, जब उन्हें लगता हो कि हमारा ये काम नहीं होगा, तो एक प्रेशर बिल्ड किया जाए। अच्छा। वो प्रेशर बिल्डिंग का तरीका ये भी होता है कि वो ओए तोए भी होती है। आपने सुना होगा कि जब धरने की बात थी तो ओए आईजी और फलाने और ढींगने, फिर वो अगर कोई जज साहिब आए तो उनके खिलाफ इस तरह की बात कह दी। बेसिकली तहरीक इंसाफ रियासत को, लोगों को, अपने मुखालफीन को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करती है, फ्रंट फुट पे आके खेलने की कोशिश करती है, और इसी बुनियाद पे अमूमन बोल्ड भी हो जाती है। अब मसला ये है कि इस वक्त उनको लगता है कि ये जो इस वक्त आपके सामने जो केसेस अदालतों में हैं, उनको ये लग रहा है कि ये नवंबर में इनके फैसले आ सकते हैं। चूंकि ये फैसले आ सकते हैं, इसलिए वो जज साहिबान पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर करते हैं, रियासत पे ये प्रेशर डालते हैं कि अगर हमारे ये फैसले जो हैं वो खिलाफ आए तो हम जो है ना वो पता नहीं क्या कर देंगे, बजा देंगे या पता नहीं क्या कर देंगे। जो बात थी ना झंडा लहराने वाली, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, इसको आप ऐसे इग्नोर ना करें। वो जो झंडा लहराया गया उसका साइज इतना बड़ा था कि कोई ये नहीं कह सकता कि जी वो नोटिस नहीं हुआ। वो नोटिस इस तरह से हुआ कि उसके बाद सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ कैंपेन चली, उसके ऊपर बात शुरू की गई। लोगों ने यही सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखा कि जनाब आप ये तय करें कि आप एब्सोल्युटली नॉट पे खड़े हैं
या आप जो है ना अमेरिका के चंपू हैं। तो नौशाद साहब ये फिर साजिश भी तो हो सकती है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं तो साजिश थी, ये तो हमारे मुखालिफ किसी सियासी पार्टी ने भेज दिया वहां पे। देखिए ना, साजिश होगी तब भी जो है ना वो साजिशी एलिमेंट को सामने लाना पड़ेगा। साजिश के पीके के अंदर किसी बंदे ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने इतना बड़ा झंडा जो लेके जा रहा था, वहां मुस्लिम लीग नून का झंडा नहीं लहराया गया। आप सोच सकती है कि वहां मुस्लिम लीग नून का झंडा लेके कोई दाखिल हो जाए और उसको कारकुनान छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका का झंडा अगर वहां लहराया गया है तो वो जिम्मेदारान की तरफ से ही इजाजत होगी, उसकी इंतजामिया की तरफ से इजाजत होगी, वरना वो लहराने से पहले जब लाया जा रहा था तो उसको रोक लिया जाता। अब मसला ये है कि इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है, उनकी पॉलिसी पे, उनकी बातों पे, उनके यू टर्न्स पे, और साबित किया है कि वो इस वक्त तिनके, वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, इस वक्त वो सिर्फ तिनके का सहारा ले रहे हैं। कभी वो सोचते हैं कि हमें जो तोशाखाना से रिलीफ मिल जाएगा, कभी वो सोचते हैं हमारी वहां से जान खलासी हो जाएगी, कभी 190 बिलियन पाउंड से हो जाएगी। लेकिन ये झंडे वाला मामला तो फिर उल्टा पड़ गया ना शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं? ये वाकईतन उल्टा पड़ सकता है? जी नसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद साहब जी, शहजाद फारूकी साहब के साथ माजरत, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा कि ये बार बार कहा जाए जी कि तहरीक इंसाफ का ये तरीका है, उन्होंने जज के बारे में ये कह दिया, तो इस तरह तो तमाम लोग करते हैं। मरियम नवाज पे जब नैब का केस था तो उन्होंने किस तरह नैब के ऊपर पथराव किया था। फिर आई थिंक वो अभी इसलिए कह रहे हैं नौशाद साहब, क्योंकि अभी हम बात पीटीआई की कर रहे हैं ना हम, नसीम साहब अभी बात जो पीटीआई की हो रही है ना, तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने ये कह दिए। उनके पास दोबारा चले जाएंगे, पूछ लेंगे। शहजाद साहब अभी मैं आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान को तस्लीम किए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता है, ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब। अच्छा देखिए, पहले तो नसीम साहब की खिदमत में अर्ज है कि मेरा जितना मर्जी टाइम वो ले लें और मुझे जितनी दफ़ा मर्जी इंटरप्ट कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नौशाद साहब जो हैं वो तगड़े आदमी हैं, उनसे आप ज़रा बचा के रहा करें। दूसरी बात ये है कि मुझे आपके इस सेगमेंट से वो मीर याद आ गए कि उन्होंने कहा था कि मीर क्या सादे हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो हम पहले जो है वो अमेरिका के हाथों रजीम चेंज के नारे लगाया करते थे। साइफर केस आया जनाब तो हमने साइफर लहराया, हमने ये किया वो किया। इसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है, मैं आपको बताऊं कि जो पब्लिकली तो कभी भी पीटीआई इस बात को नहीं करती कि ये अमेरिकी जो झंडा था वो उनकी मर्जी के साथ लहराया गया या वो अमेरिका से कोई तवक्को रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ, जितने लोगों से मेरी बात हुई है, उनको लगता ये है कि ट्रंप के आने से फर्क पड़ेगा, चूंकि जो पिछली तो फिर शहजाद साहब हम आने वाले कुछ दिनों में देख रहे होंगे कि इसको एडमिट भी कर लिया जाएगा पब्लिकली, ओपनली, क्योंकि फाइन जी हम देख रहे हैं अमेरिका की तरफ ले लिया हमने, एक और यू टर्न कर लो जो करना है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिकली वो कभी भी इस तरह का करेंगे, चूंकि पीटीआई को जो पिछली हुकूमत के जाने के बाद से अरूज मिलना शुरू हुआ, वो जब आप एंटी अमेरिका गए और जब आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट गए तो उसके बाद पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो आपके साथ उभर कर आया। ये जो अमेरिकी झंडे वाली बात की नौशाद साहब ने, तो वो अताउल्लाह कासमी साहब ने 25-30 साल पहले एक कॉलम में लिखा था कि माल रोड पे एक जो है ना वो बहुत बड़े बड़े उस जमाने में वो हुआ करते थे अमेरिका मुखालिफ मुजाहरे और बिलखसूस जमात इस्लामी किया करती थी। तो उन्होंने कहा इन मुजाहिरों को खत्म करने का सबसे आसान तरीका ये है कि 2 अफसर जाएं अमेरिकी कौंसल खाने के और वो वहां पे ऐलान करा दें कि जनाब जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ मुजाहरा करना है वो दाईं तरफ हो जाएं, और जिन लोगों ने अमेरिका का वीजा अप्लाई करना है तो यहाँ पे वीजा अफसर मौजूद है, इधर मेज लग गई है तो आप बाएं तरफ आ जाएं। तो उन्होंने कहा देखिएगा कि ये किस तरह से सारा मुजाहरा जो है झटपट वो फारिग हो जाएगा। तो पब्लिकली पीटीआई ये कभी नहीं करेगी कि वो अमेरिका के साथ अपनी तवक्कुआत को करेगी, लेकिन मेरी नजर में उनके पास कुछ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर वो अमेरिका से ये तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। उनके जो अमेरिका के सदर हैं आतिफ साहब, उनकी ट्रंप फैमिली में मुलाकातें हुई हैं जो मेरी इतलात हैं, और ये इलेक्शन से पहले की मुलाकातें हैं जिसमें उनको ये यकीन दहानी करवाई गई थी। और ये मैं जाती तौर पे इस बात से आगाह हूँ कि ट्रंप की फैमिली के लोगों की तरफ से उनको ये यकीन दहानी करवाई गई थी, और जिसका बाद में ये आपने सोशल मीडिया पे मीम बनते और मजाक उड़ाते हुए भी देखा। लेकिन इनके राब्ते हैं, और वैसे भी सच्ची बात है अमेरिका में कोई लंच फ्री नहीं होता, तो वहां पे ये जो उनके डोनर्स हैं इन जमातों के इलेक्शन मैं इसी पे आना चाह रही थी कि जिन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रंप की हिमायत इसलिए की है, बहुत सारी डोनेशंस और बहुत सारी हेल्प इसलिए की कि जी हम पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, और अगर आप आएंगे तो फिर आप पीटीआई के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, खासतौर पे बानी पीटीआई। एक फिक्र आसमा मैं कहना चाहूंगा, वो ये है
इमरान खान या उनकी जो पार्टी है, उनको जो भी शिकायत हैं वो फिलहाल इस सब को वो मंडेंगी, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के मत्थे पे मारेंगी कि ये जनाब इनकी वजह से हुआ है। ट्रंप तो पहले भी हमारे साथ ठीक था और अब भी हमारे साथ ठीक होगा। तो ये एक पतली गली उनके पास अवेलेबल है और मेरा ख्याल है वो इसी को अवेलेबल। काशिफ साहब ना बड़ी देर से अपने जो ख्यालात हैं, जो जज्बात हैं, उनको कंट्रोल किए बैठे हैं, तो उनको मजीद वेट नहीं कराते। जी काशिफ साहब। देखिए जी, सियासत पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान की सियासत ना एक जुमले के गिर्द घूमती है। वो क्या है? वो जुमला ये है, हुकूमत ली थी, हुकूमत वापस दो। और जब ये जुमले को आप इसका अहाता करते हैं तो किबला नवाज शरीफ साहब ने भी आके हुकूमत वापस लेने के लिए मीनारे पाकिस्तान पे अमन का पैगाम दिया था, कबूतर छोड़े थे और ये आज के बाद सारे मिल के चलेंगे और अमन से रहेंगे और एक दूसरे को तस्लीम करके चलेंगे। याद है सबको। अब इमरान खान साहब का जो मसला है वो भी यही है कि जिनको अवाम के अंदर जाके अमेरिका को जितना रगड़ा लगाया है, अब अमेरिका ने कहा होगा ना भी उसी अवाम के अंदर जाके बताएं कि भाई झंडा शंडा उठाएं, चीज़ें करें और फिर आप ट्रंप के जीतने पे शादियाने बजाएं, फिर ट्रंप की जीत में आप अपना किरदार अदा करें, आप चीज़ों को चलाएं। तो ये कोई मजाक, कोई इसमें अजूबा नहीं है। कोई लोकल इस्टेब्लिशमेंट से फेवर लेके हुकूमत ले ले या अमेरिका से माफ़ी मांग के कोई ना कोई रास्ता निकाल ले और कहे जी ठीक है, सियासत में सब चलता है, पॉपुलर सेंटीमेंट के ऊपर जाना पड़ता है। और पॉपुलर सेंटीमेंट ये है कि जब तक बानी तहरीक इंसाफ सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे कुछ भी नहीं आगे चल सकेगा। चीज़ मर्जी एंगल से आप उसको मोड़ ले, लेकिन आपको बहरहाल ये सबूत है। आज अगर फवाद चौधरी साहब के ब्रदर फैसल चौधरी साहब जो अचानक सिस्टम में इन हो गए हैं, जाके बानी तरीके इंसाफ से अलियाला जेल मुलाकातें कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब तो ये तय हो गया कि फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ में वापस आ रहे हैं। ये तो आप लिख लें इसी बात के ऊपर। दूसरी बात ये कि फवाद चौधरी साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा जो है वो अमरीकी सफीर से मिलते रहे, ये भी सबको पता है। तीसरी बात ये है कि अब ट्रंप के आने में शादियाने क्यों बज रहे हैं? जब आपकी चेंज ऑफ रजीम अमेरिका ने खत्म की थी तो आपको तो अमेरिका की तरफ देखना नहीं चाहिए था। अब आप अमेरिका से क्यों पिंगे बढ़ा रहे हैं कि जी चेंज ऑफ रजीम वापस कराएं? इसका मतलब ये है कि उन्होंने कबूतर उड़ा के अमन का ऐलान किया था, इन्होंने झंडा लहरा के अमन का ऐलान कर दिया। तो इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है। एक चीज जरूर है जो बात नौशाद साहब ने की, मैं इस बात से बिल्कुल कन्विंस हूं। देखिए 190 मिलियन पाउंड का केस एज पे है, 35 गवाहों की पर जरा मुकम्मल हो चुकी है, पेशी पे पेशी तहरीक इंसाफ के वकला ने ली है, प्रोसिक्यूशन ने नहीं ली है। ये हकाइक दुरुस्त कर लेने चाहिए। और आज भी सवालनामे के जवाब नहीं दिए। उन्होंने कहा 2 हफ्ते की पेशी दे दे, उन्होंने कहा 2 हफ्ते की नहीं देंगे, 2 दिन की पेशी देंगे। अच्छा, साथ ही एक बयान दाग दिया गया कि मैंने तैयारी का कह दिया और मैं खुद अगले लाएमल का ऐलान करूंगा कि फिर उसके बाद चीजें चलेंगी। क्यों? 190 मिलियन पाउंड का केस अगर कंक्लूड हो जाता है, अगर हो जाता है तो सजा 2 ही लोगों को होनी है, एहलिया मोहतरमा को बानी तहरीक इंसाफ की या उनको खुद। बाकी तो 6 के एब्सकॉन्डर हैं। आपको भी लगता है काशिफ साहब के शवाहिद इतने मजबूत हैं कि सजा हो सकती है? देखें शवाहिद मजबूत कितने हैं कितने नहीं, मेरा तो इस पे ईमान उठ गया है। मेरा तो प्रोसिक्यूशन के इस्तगासे पे ईमान उठ गया है। यहाँ पे अल्लाह को माने आईजी इस्लामाबाद वजीर दाखिला इस्तगासा देते हैं कि जनाब KPK से लोग आए और उन्होंने इस्लामाबाद में बलवा किया और अदालतें उनको डिस्चार्ज कर देती हैं। किधर का इस्तगासा? यहाँ पे आप नवाज शरीफ साहब को सजाएं देते हैं, उसके बाद अदालतें उनको बरी कर देती हैं। किधर गया प्रोसिक्यूशन का किरदार? तो मैं तो इस बात में मेरा यकीन ही नहीं है। मैं तो लगता ही है कि बस ठीक है, आज जरूरत इस बात की है कि सजा सुनानी है तो कागज को उस तरीके से मोड़ दो, फिर जब जरूरत महसूस होगी कि जमानत देनी है तो कागज को उस तरीके से मोड़ दो। ये सिर्फ अवाम को लड़ाने भिड़ाने और अपने इक़्तिदार को मजबूत करने की कहानी है। शहजाद साहब, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार भी नहीं। काशिफ साहब, गुजारिश ये है कि ये जो तोशा खाना रेफरेंस है, इसमें जिस आदमी ने तोहाइफ का कीमत असेस किया कैबिनेट डिवीजन के बिहाफ पर, उसको आपने मुल्जम नहीं बनाया। जिस आदमी ने उसको वैलिडेट किया आपने उसको मुल्जम नहीं बनाया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस आदमी, जितने लोग इस चेन में पूरे आते हैं उनमें से कोई आदमी मुजरम नहीं है जिसने कहा कि ये 2 रुपए की चीज नहीं है, ये 4 आने की चीज है। वो सारे बरियो जिम्मा हैं, जिसने खरीदे हैं उसको फांसी लगा दें। मैं आपको पूरे ईमान से कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश और मेरी तमन्ना है कि पाकिस्तान में कभी तोशा खाना वाला बाब दयानतदारी से खोला जाए और उसमें देखा जाए कि किस किस ने किस तरह से लूट मचाई। तो फिर आप देखेंगे कि ये सफ़े अव्वल के मेरे जितने महाराजे हैं, जितने ये नगीने हैं, इनमें से कोई भी जेल की सलाखों के बाहर नजर नहीं आएगा। किबला अर्ज ये है
हजूर तोशा खाना में उनकी जमानतें हो चुकी हुई हैं। ये 190 मिलियन पाउंड है जो यूके से पैसा आया, सुप्रीम कोर्ट गया और फिर उनके खाते से माइनस हो गया। ये 190 मिलियन पाउंड उसका है। तोशा खाना में तो जमानतें हो गई। तोशा खाना अलकादर ट्रस्ट की बात दूसरी बात, जी अलकादर ट्रस्ट है ना, 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट है हजूर, और अलकादर ट्रस्ट के अगेंस्ट बनी गाला की जमीन ट्रांसफर हुई है। ये रिकॉर्ड की हिस्सा है। मैं तो ये बात नहीं कर रहा, मैं तो तमाम हकाइक को पसे पुश डाल मैं आपके साथ हूं, आप फांसी लगाएं इनको। सर मैं फांसी को एक दफा किसी ना किसी को तो फांसी लगना चाहिए करप्शन की। इस मुल्क में आगाज अगर उससे होता है तो आप कर लें। जो भी जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए ना शहजाद साहब। बिल्कुल मिलनी चाहिए जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं साथ हूं। आज जरूरत सजाओं मैं काशिफ साहब और नौशाद साहब के साथ कल जरूरत अच्छा, लेकिन यहाँ एक पॉइंट बनता है ना काशिफ साहब, जो बात आप कर रहे हैं और जो शहजाद साहब कर रहे हैं, आपने फरमाया कि जब जरूरत होती है सजा दे दी जाती है, जब जरूरत होती है तो जी उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये करवाता कौन है? अब अभी कौन चाह रहा है सजा हो ना हो? नौशाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नौशाद साहब एक सवाल और भी पूछ लीजिए इनसे। जी जी। अभी काबीना से फिर इन्होंने एक नया कानून के अगर काबीना का फैसला हो तो वजीर आजम और सदर को नहीं पूछा जा सकता। अब मौजूदा हुकूमत अपने लिए ये इस्तिस्ना मांग रही है। अच्छा, इसमें भी तस्वीर कर लीजिए हजूर, बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में काबीना ने यह पास किया था कि कोई ऑटोनमस बॉडी का फैसला नैब इंक्वायरी नहीं कर सकता। ये रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने भी ये काम किया था। देखिए मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बानी तहरीक इंसाफ हो, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, सब ने अपने अपने हिस्से ठीक हो गया ना काशिफ साहब किए, जेलें भुगती हैं। नसीम साहब कुछ कहना चाह रहे थे। नसीम साहब जी मैं दो बातें पूछना चाह रहा था। एक तो साहब ये बताइए, 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान से गई हुई रकम थी वो उस दौर में वापस आती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रहती है, फिर स्टेट बैंक के पास चली जाती है। इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। या आप जो कल कादिर ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, वो तो जो भी मामला थे वो 190 मिलियन पाउंड के आने से 1 साल पहले जो है वो तय हो चुके थे मलिक रियाज के साथ। तो इसको इतना जो इंटरलिंक आपस में किया जा रहा है, ये क्या सही किया जा रहा है? क्योंकि शायद मुझे नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आशिफ बेहतर बता सकते हैं। और पाकिस्तान में क्या होता है, आइन और कानून की बातें करते हैं। जिस तरह 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और उसको जो नतीजे आए जिस तरह बदल दिए गए, तो पाकिस्तान में तो आपने कानून ये तो फिर बहस अब इस सारे मामले में जाएंगे, बहस बहुत लंबी हो जाएगी। काशिफ साहब नौशाद साहब का एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर आप दोनों को मिला के जवाब दे दीजिएगा। जी नौशाद साहब। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था फारूकी साहब को कि एक तो ये 190 मिलियन पाउंड का केस है, दूसरा ये है कि काशिफ तो खुद ये कह रहे हैं कि जी वो तो बेचारे खुद इस चीज का रोना रो रहे हैं कि यहाँ इंसाफ उस तरह से नहीं होता। किसी एक लीडर का मसला नहीं है, यहाँ इंसाफ होता ही नहीं है। और ये तो नजरिया जरूरत है कि आज अगर जरूरत है हमें तो हमने उनको सजा दे देनी है, कल जरूरत है कि उन्हें जो है बरी कर देना। जरूरत है या जरूरत से ज्यादा मेरे ख्याल में नौशाद साहब हमें काहिश का, मैंने दोनों का जरूरत से ज्यादा मेरे ख्याल में हमें काहिश का लफ्ज जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। काशिफ साहब ब्रेक के बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद करते हैं बात इस पर। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हमें बहुत ज़्यादा बंदिश दिखाई देती है। अब ये जो बंदिश है इसको मज़ीद सख्त करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इंटरनेट के बाद हम देख रहे हैं कि VPN में मुश्किलात से सारिफीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। PTA ने क्योंकि गैर रजिस्टर्ड जो VPNs हैं उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, और जाहिर है कि जो भी लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, इनफैक्ट जो भी का मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हर कोई VPN इस्तेमाल कर रहा है जिसको सोशल मीडिया यूज़ करना है, ख़ास तौर पर जिसको एक्स जो कि पहले जिसको हम ट्विटर बोलते हैं तो वो यूज़ करना है। लेकिन जी हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि अब जो भी पाकिस्तानी VPN यूज़ करना चाहे उसको सिर्फ वही VPN यूज़ करना है जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है। ऐसा क्यों किया गया है काशिफ साहब, मुझे बता दें। पहले मसाइल कम थे या अभी आपको लग रहा है कि कुछ और मसाइल थे अपने हुकूमत के जिनको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है? अच्छा असमा, सोशल मीडिया के हवाले से ना एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये सोशल मीडिया के ऊपर आज जो भी चीज़ों का इतलाक़ हो रहा है ये एक दिन की बात नहीं है, इस हुकूमत का सिर्फ मामला नहीं है। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा जब नवाज शरीफ साहब के दौर में वज़ीर इत्तलात और नशरियात थी, उस वक्त ये कहानी शुरू हुई।
फिर उसके बाद उसी लेगेसी को शाहिद खान अब्बासी के दौर में, फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फवाद चौधरी साहब ने बड़ी शद्दोमत से PMDA बनाने की कोशिश की, हम उस वक्त सरापा एहतजाज थे। फिर उसके बाद PDM की हुकूमत में और अब फाइनली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में इसके ऊपर चीज़ें हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि उनको ये लगता है कि सोशल मीडिया एक इतना वाइब्रेंट टूल हो गया है और जिसमें पहले नंबर के ऊपर तहरीक इंसाफ खड़ी है और ये तमाम तर कोशिशें काविशें करने के बावजूद उनके नैरेटिव को सोशल मीडिया पे काउंटर नहीं कर पा रहे, ये एक हकीकत है। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक जस्टिफाइडेबल और वेरीफाइड कंटेंट है, एक अनवेरीफाइड कंटेंट है और अनवेरीफाइड कंटेंट ने डैमेज सोसाइटी को ज्यादा किया है। अच्छा, अब उसका तरीकाकार ये था कि सोशल मीडिया को ग्रेजुअली इन्होंने कहा कंट्रोल करने का। देखें, एक तरफ अथॉरिटी बनाई गई, फिर उसके बाद अदालतें भी बनाई गई, फिर उसके बाद हमने एक बात डिस्कस की थी कि फायरवॉल जो उसकी इंस्टॉलेशन भी हुई। फिर तीसरा जो इम्पैक्ट हुआ कि जिस वक्त कोई इस्लामाबाद में बिलखुसूस, बाकी शहरों में मेरे दिगर अहबाब बता सकते हैं, कुछ भी होने वाला हो इंटरनेट बंद कर तो इंटरनेट स्लो कर देते हैं। स्लो करने से ये होता है कि वीडियो ऑडियो नोट नहीं जाएंगे, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज जाएंगे और बस बात खत्म। और फिर जो है कुछ जैसे एक्स को बंद कर दिया गया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई इस तरीके से। फिर लोगों ने VPNs निकाले। अब फाइनली अनवेरीफाइड VPNs जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई है, ताकि जिसने यूज करना है अपना सोशल मीडिया वो वेरीफाइड VPN से यूज करेगा। वेरीफाइड VPN से यूज करने के बाद What is verified VPN? शहजाद साहब, आम फैम लोगों के लिए जी जिस तरह सोशल मीडिया मिडिल ईस्ट में ट्रीट हो रहा है, चाइना में ट्रीट हो रहा है, शायद पाकिस्तान में भी कोई इसी तरह का मॉडल जो है वो आने के दर पे है। शहजाद साहब ऐसे ही है? जी, मैं गुजारिश करता हूँ, पंजाबी का एक मुहावरा है कि डिग्गी खोते तू ते गुस्सा कुम्यार थे। मामला ये है कि अब इंफॉर्मेशन हम दे नहीं सकते लोगों को और हम उसका नतीजा ये निकालते हैं कि हम इंफॉर्मेशन तक रसाई जो है, जो कि बुनियादी एक बेसिक राइट है इंसान का। मैंने जैसे अभी पिछले सेगमेंट में अर्ज किया था, वो भी छीन लेना चाहते हैं। बाज बुनियादी हकूक इतने बुनियादी होते हैं कि आप उनको सस्पेंड या मना नहीं कर सकते। देखिए, हम सारे लोग जो इस वक्त स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, हम सारे मीडिया के स्टूडेंट हैं। मुझे ये बताइए कि डिसइंफॉर्मेशन कब फैलती है? जब आप दुरुस्त तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देते, उस वक्त र्यूमर्स फैलती हैं, उस वक्त डिसइंफॉर्मेशन की जगह बनती है और फिर जिसके जो मुंह में आता है वो उसको वैसे का वैसा बना देता है। पहली बात तो ये है कि अगर आपने मसले को हल करना है तो उसका हल सीधा सा है कि आप लोगों की एक्सेस दें उनको इंफॉर्मेशन तक। ये जो XYZ इन्होंने बंद किया हुआ है ना, ये ज्यादा देर तक आप बंद नहीं रख सकते, क्योंकि इतलात ये है कि ट्रंप साहब जो आए हैं उनकी जो कैबिनेट की सिलेक्शन में बड़े अहम रुकन है, उनका नाम है एलोन मस्क। और अगर मस्क साहब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में इस हद तक असर रसूख रखते हैं भाईजान, तो फिर आप उनका अगर ये एक्स बंद करके तो फिर आप IMF से भी पैसे लेंगे, ADB से भी पैसे लेंगे, फिर आप वर्ल्ड बैंक से भी पैसे लेंगे। ये मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। जो पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी ना कि तारीखें क्यों ले रहे हैं या फैसले क्यों करना चाह रहे हैं, तो बात यह है कि 20 जनवरी से पहले बानी के फैसले करने हैं आपने, ताकि जब कभी कोई आपके ऊपर बाहर का प्रेशर आए तो आप ये कह सके कि नहीं जी देखिए हमारी अदालतें आजाद हैं, इन्होंने फैसला कर दिया, बताएं हम क्या करें। तो ये वो कहानी के अंदर कहानी चल रही है और फिर उसके अंदर भी ये कहानी चल रही है। बुनियादी बात यह है कि हम लोगों को, जो अभी काशिफ ने कहा और बहुत अफसोसनाक बात है जो काशिफ कह रहे हैं और यकीनन बात उसी तरफ जा रही है कि अगर हम चीन की और शुमाली कोरिया और उस तरह की या जो गल्फ की रियासतें हैं उनकी तरह इसका मीडिया बनाना चाह रहे हैं तो बी माई गेस्ट, लेकिन उससे आपका मसला हल नहीं होगा। मसला आपका हल इस तरह से दबा के, मुझे नहीं लगता कि आप पाकिस्तानी अवाम को इस तरह से 25-26 करोड़ लोगों को नहीं दबाया जा सकता। ठीक है। अच्छा, फिर नसीम साहब, ये जब रजिस्टर्ड VPN होगा तो मेरे ख्याल में एहसन इकबाल साहब जैसे लोगों को अपने जो ट्वीट्स है वो डिलीट भी नहीं करने पड़ेंगे ना, ये तो एक फायदा हो रहा होगा। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये बहस भी अभी हो रही है कि जो रजिस्टर्ड VPN है इसके जरिए निगरानी की जा सकेगी कि कौन शख्स क्या कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। सर, ये बात सही है? क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं पाकिस्तान में भी। आपने तो एहसन इकबाल की मिसाल दी। हमारे तो वज़ीर-ए-आज़म VPN यूज करके तो ट्रंप को मुबारकबाद देते हैं। ये एक अलमिया हमारे मुल्क का कि जो चीज इनसे कंट्रोल नहीं होती है, कि अगर कोई डबल सवारी मोटरसाइकिल पे कोई वारदात कर देगा तो टोटल डबल सवारी पे पाबंदी लगा देंगे, बसंत पे पाबंदी लगा दी जहाँ से इतना ज्यादा ज़र मुबादला आता था, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल हर हुकूमत ने पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत ने तो तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिए। इस तरह आवाजें दबाने से कुछ नहीं होता। आपने देख लिया मुल्क का क्या हाल हुआ।
बलूचिस्तान में आवाजें दबा लें, आप जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे आप आवाजें दबा लें, लेकिन आवाजें दबती नहीं है। तो बात यह कि उनको कोई सेंसिबल काम करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो इस वक्त है फार्म 47 की गवर्नमेंट है, ठीक अवाम है। में बिल्कुल ठीक है, इससे आप ये समझ रहे हैं कि अवाम के जो गुस्सा है फॉर्म 47 को लेकर या बाकी जिस भी तरह से ये लोग हुकूमत में आए वो और ज्यादा बढ़ेगा। नौशाद साहब, आप भी ये समझते हैं? एक तो पहली बात यह है कि मैं ये बात समझा दूं कि हुकूमत जिसकी भी होगी वो फॉर्म 47 के बाद ही हो सकती है। फॉर्म 47 जिसके पास नहीं अभी है, अभी वो वाला जो हुकूमत का फॉर्म हिस्सा नहीं हो 47 है ना, सकता। जिस तरह से वो बनाए गए उसकी बात कर रही हूँ सर। आप जानते हैं मैं क्या बात कर रही वो हूँ। ये सारा प्रोपेगेंडा हमें पता है, हम भी सहाफी हैं, हम जानते हैं कि कहां कहां पैसे दे के किस किस मामले के ऊपर बरतानिया में कौन सी मुलाकात हुई, वहां पे किन मीडिया हाउसेस को बुला के क्या कहा गया था। ये फॉर्म 47 का जो प्रोपेगेंडा है, ये प्लान बी था पानी तहरीक इंसाफ का, जो वो कहते तो थे इस जेल से प्रोपेगेंडे बैठ को के रोकने के लिए रजिस्टर्ड वीपीएन जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सर टॉपिक पे आ जाते हैं ना, टाइम कम है। जी जी, दूसरी बात यह है कि देखिए, बात ये रजिस्टर्ड वीपीएन हो या गैर रजिस्टर्ड वीपीएन हो, लोग जो चाहते हैं कि उन्होंने बात करनी है वो यकीनन बात करेंगे। अगर फर्ज कर लेते हैं कि मुझे अगर कोई कहता है कि जी आप रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए अपना काम करें, तो मुझे उसमें कोई मुजायका नहीं है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि हुकूमत मेरी तरफ देख रही है कि नहीं देख रही, क्योंकि मैंने जो बात कहनी है वो मैंने हर सूरत कहनी है, और जो बात मैं कहने के काबिल नहीं हूं वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों का प्रॉब्लम है जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू करनी होती है जिससे उनकी पकड़ हो सकती है। नहीं सर जी, ऐसे ना करें नौशाद साहब, एक्स खुलता ही नहीं है किसी से। आपने वैसे भी किसी को मैसेज करना है आप नहीं कर सकते। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं करनी होती है एक्स के ऊपर, मैंने तो अपने किसी फ्रेंड से भी रब्ता करना है, तो आई कांट डू दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीपीएन एंड सारी चीज। नौशाद साहब, एक्स का बंद करना मुनासिब बात नहीं है। एक्स के बंद करने से मामला ठीक है नौशाद साहब, टाइम खत्म हो गया है। आई एम रियली सॉरी। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी कि टॉपिक फिर से रखें ताकि इस पे हम खुल के एक दफा फिर से बहस कर सकें। आज वक्त खत्म हुआ है। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।